नमस्कार दोस्तों, भटनेर IAS यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे चोल साम्राज्य पर। चोलों का जो साम्राज्य है यह दक्षिण भारत में था, तो इसे आज हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। हम इनके जो ज्ञान है, जो जानकारी है, उसकी आज प्राप्ति करेंगे। चलिए हम आज पढ़ते हैं चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि चोल साम्राज्य कहाँ थे, भारत के किस कोने में थे। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो चोलों का साम्राज्य कहाँ था, तो उसमें हम देखेंगे जो चोल हैं दक्षिण भारत में। इस प्रकार से देखेंगे हम, दक्षिण भारत है, ये हमारा दक्षिण भारत है। विंध्याचल यहाँ पर हम देखेंगे, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं इस दिशा में, और यहाँ पर हम देखेंगे नीचे कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है। तो जो चोल हैं, चोल यहाँ पर हम देखेंगे कृष्णा और कावेरी। कौन सी नदी है यहाँ पर हम देखेंगे? कृष्णा, और दूसरी कावेरी नदी है इस जगह पर। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ हैं भाई। यहाँ पर हम देखेंगे गोदावरी नदी भी है, महानदी भी है। तो कावेरी और कृष्णा नदियों के जो मध्य का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर हम देखेंगे इनके जो मध्य का क्षेत्र है इस जगह पर, यहाँ पर चोल क्षेत्र था। चोलों की जो सत्ता थी, चोलों का जो शासन था, वो यहाँ से चलता था। कृष्णा और कावेरी नदियों के जो मध्य का क्षेत्र है उसे तमिल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर हम देखेंगे कृष्णा व कावेरी नदियों के जो मध्य का क्षेत्र है, वो तमिल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तमिल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और यह कृष्णा व कावेरी नदियों के मध्य था, और चोलों के द्वारा यहीं से शासन किया गया था। यहीं पर ही चोलों का मूल निवास स्थान था। और यहाँ पर हम देखेंगे चोलों से पहले जो राजवंश शासन करता था वो कौन सा था? पल्लव। यहाँ पर पहले पल्लव शासन करते थे, और इतिहासकारों से हमें पता चलता है जो चोल हैं वो पल्लवों के पहले सामंत हुआ करते थे, इनके अधीन ही शासन करते थे। सबसे पहले हम इनके शासकों में देखेंगे विजय। उससे पहले हम देखेंगे जो चोल शासक है, इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। इसके साहित्यिक स्रोत हैं जो इनके इतिहास की जानकारी देते हैं। दूसरा हम देखेंगे इनके जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो सिक्के हैं। इस प्रकार से हम चोल इतिहास को यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो चोलों की जानकारी के साधन। यहाँ पर हम देखेंगे जानकारी के साधन, चोलों की जानकारी के साधन। सबसे पहले तो हम देखें दक्षिण भारत का जो इतिहास है, ये जो क्षेत्र है नीचे वाला, जो दक्षिण भारत का इतिहास है, इसकी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? तो इसकी जानकारी हम देखेंगे अशोक का 13वां शिलालेख। एक महान सम्राट होते हैं हमारे अशोक, जिनके 13वें शिलालेख से दक्षिण भारत है, जो दक्षिण भारत का इतिहास है, इसकी जानकारी मिलती है। मैगस्ट्रीज इसकी जानकारी देते हैं। बहुत से विद्वान हैं जो इनकी जानकारी देते हैं। संगम जो साहित्य है वो भी क्या है? दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी देता है। 13वां शिलालेख है, इसके अनुसार भी जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर चोल, चेर, पांड्यों के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। तो जानकारी के साधनों में हमने 13वां शिलालेख देख लिया इनका। तो दूसरा हम देखेंगे जो चोल शासक हुए, उनके द्वारा भी कुछ अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इनके अभिलेख हैं, जानकारी के स्रोत में देखेंगे अभिलेख। तो इनके जो अभिलेखों की भाषा रहती है, सबसे पहले तो हम देखेंगे इनकी भाषा क्या थी। भाषा, इनकी भाषा थी तमिल, तेलुगु व संस्कृत। कौन सी? संस्कृत भाषा में इन्होंने अपने जो अभिलेख हैं उत्कीर्ण कराए थे। पहले हम देखेंगे
राजा धीराज है जो, उनके द्वारा, राजा धीराज के द्वारा मणिमंगलम लेख उत्कीर्ण करवाया जाता है। मणिमंगलम जो लेख है उत्कीर्ण करवाया जाता है, किनके द्वारा? राजा धीराज के द्वारा। तो दूसरा शासक हम यहाँ पर देखेंगे रहेगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के द्वारा करंडे दानपात्र, करंडे व तिरुवालगाडू लेख की रचना की जाती है राजेंद्र प्रथम के द्वारा। तो तीसरा हम जो अभिलेख है वो देखेंगे परांतक प्रथम का। तीसरा परांतक प्रथम जिनके द्वारा उत्तर मेरुर अभिलेख की रचना की जाती है, लेख की रचना की जाती है। यह जो क्या है, चोल राजवंश की हमें जानकारी देती है, चोल राजवंश की जानकारी देते हैं ये अभिलेख। चोल या इतिहास की जानकारी इनसे हमें प्राप्त होती है। फिर से हम देखें तो इनके सिक्कों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो चोल है, चोलों के सिक्कों की सबसे जो बड़ी निधि है वो कहाँ से मिली है? धवलेश्वर से चोल शासकों के सिक्के मिले। यहाँ से सिक्कों की एक बड़ी खेप मिली है जो स्वर्ण सिक्के थे, स्वर्ण सिक्कों की एक बड़ी खेप मिलती है। तथा जो चोल शासकों का स्वर्ण सिक्का था उसे क्या कहा जाता था? कासू। चोल शासकों का जो स्वर्ण सिक्का था उसे कासू कहा जाता था। और चोल शासकों की सबसे बड़ी निधि या सबसे बड़ी खेप है वो कहाँ से मिली है? धवलेश्वर से हमें प्राप्त होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो चोल शासक हैं इनका जो हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत, इनकी जानकारी में हम देखेंगे इनके साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे कात्यायन की वर्तिका, एक लेखक था कात्यायन, इनके द्वारा वर्तिका नामक एक ग्रंथ की रचना की जाती है। कौन सा ग्रंथ? वर्तिका ग्रंथ की रचना की जाती है। वर्तिका ग्रंथ की रचना की जाती है। अगर चोलों के इतिहास को जानने का प्रथम साहित्य की बात करें तो चोल इतिहास को जानने का प्रथम साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो वो है कात्यायन की वर्तिका। फिर इसके बाद हम देखेंगे जयगोंडार। चोलों का एक दरबारी था जयगोंडार। जयगोंडार के द्वारा हम देखेंगे कलिंग तुपपर्णी ग्रंथ की रचना की जाती है। तो एक लेखक और है हम यहाँ पर देखेंगे शेकी लियार के भी द्वारा एक ग्रंथ की रचना की जाती है। उनका ग्रंथ था शेकीलार पेरिया पुराण नामक ग्रंथ की इनके द्वारा रचना की जाती है। तो ये थे इनके साहित्यिक स्रोत। तो इसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे चोलों का जो राजनीतिक इतिहास है। तो इसे हम फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों हम इसे रिवीजन कर लेते हैं एक बार इसका फिर से, ताकि आपके अच्छी तरह से याद हो जाए। तो हमारा आज का जो टॉपिक चोल साम्राज्य, जो इनका जो कालखंड है चोल साम्राज्य का 850 ईस्वी से लेकर के 1279 ईस्वी तक रहता है। तो इनका जो मूल क्षेत्र है, यह कहाँ के निवासी थे?
तो हमने देखा जो चोल है वो कृष्णा, कौन सी कृष्णा, वह कावेरी नदियों के जो मध्य का क्षेत्र है यहाँ से ये शासन करती थी। यहाँ पर चोलों का शासन था। इससे पहले यहाँ पर पल्लवों का शासन हुआ करता था। और यह क्षेत्र है, चोलों का जो इतिहास है हमें देखने को मिलता है दक्षिण भारत में, चोलों का इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है। तो दक्षिण भारत का जो इतिहास है इसकी जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से भी मिलती है। मैक्सिजीवन की जानकारी देता है और संगम साहित्य से भी हमें दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है। कृष्णा और कावेरी नदियों हैं जो इनके मध्य का क्षेत्र है वो तमिल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और दक्षिण भारत है जो विंध्याचल से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र दक्षिण भारत कहलाता था। और चोल जो है वो देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से तो भारत के पूर्वी घाट पर यह निवास करती थी। यहाँ से चोल अपना शासन करते थे। कृष्णा और कावेरी नदियों का जो क्षेत्र है यह काफ़ी उपजाऊ था। तो इसके बाद हम देखेंगे इनकी जानकारी के साधन। इनकी जानकारी के साधनों में हम देखेंगे सबसे पहले अभिलेख। अभिलेखों की उससे पहले हम देखेंगे भाषा क्या थी, अभिलेखों की भाषा क्या रहती है। अभिलेखों की भाषा क्या रहती है, तो अभिलेखों की भाषा तमिल, तेलुगु व संस्कृत, तमिल, तेलुगु व संस्कृत इनके अभिलेखों की भाषा रहती है। तो अभिलेख सर्वप्रथम देखेंगे राजाधिराज द्वारा मणिमंगलम, कौन सा लेख उत्कीर्ण करवाया जाता है, मणिमंगलम, तथा राजेंद्र प्रथम के द्वारा हम देखेंगे करंडे दान पात्र व त्रिवाल गांडू अभिलेख की रचना करवाई जाती है। तो प्रांत प्रथम के उत्तर मेरू लेख से भी हमें जो चोल है इनके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे इनके सिक्कों से भी हमें चोलों की जानकारी मिलती है। चोलों के सिक्कों की हमें धवलेश्वर से एक बड़ी निधि मिली है, एक बड़ी खेप मिली है। यहाँ से हम चोलों के स्वर्ण सिक्के प्राप्त करते हैं तथा इनका जो स्वर्ण सिक्का है उसे कासू कहा जाता था। जो स्वर्ण सिक्का है वो क्या कहलाता था, कासू कहलाता था। और यह हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धवलेश्वर से प्राप्त हुए हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इनके जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोतों में हम देखेंगे कात्यायन की वर्तिका, कात्यायन की जो वर्तिका है यह प्रथम साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें चोलों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा, प्रथम साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें चोलों की जानकारी मिलती है। फिर देखेंगे जय गोंडार एक दरबारी था, एक विद्वान था चोलों के यहाँ, उसके द्वारा कलिंग तुप्पणी नामक ग्रंथ की रचना की जाती है। फिर देखेंगे शेकी लयार के द्वारा पेरिया पुराण ग्रंथ की रचना की जाती है। ये जो तीनों ग्रंथ हैं, बहुत से ग्रंथ हैं लेकिन महत्वपूर्ण तीनों ग्रंथ हैं, यहाँ से हम देखेंगे चोल इतिहास की जानकारी हमें देती है। चोल इतिहास की ये हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जो चोलों का राजनीतिक इतिहास है। तो अब हम देखेंगे चोलों का राजनीतिक इतिहास। चोलों का राजनीतिक इतिहास, तो इसमें हम देखेंगे जो चोलों के राजनीतिक इतिहास है, चोलों का जो शासन है वो 9वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ होता है। कहाँ से, 9वीं शताब्दी की, 9वीं शताब्दी की मध्य से, कब से होता है, 9वीं शताब्दी के मध्य से चोलों का जो राजनीतिक इतिहास है प्रारंभ होता है। चोलों का इस शताब्दी में उत्कर्ष होता है। तो हम देखेंगे एक विजयालय नामक, एक विजयालय नामक चोल व्यक्ति था, चोल व्यक्ति था जो पल्लवों के अधीन शासन करता था। किसके अधीन शासन करता था, पल्लवों के अधीन या नियंत्रण में शासन करता था, यानी पल्लवों का सामंत था, पल्लवों का सामंत था। और यह शासन कहाँ से करता था, तंजौर से। जो तंजौर का क्षेत्र है, जो तंजौर का क्षेत्र है यहाँ से जो विजयालय है यह शासन करता था, शासन
करता था। तो इस समय होता क्या है, इस काल में हम देखेंगे जो पल्लव है, पल्लवों का संघर्ष पांड्यों के साथ चलता है। पल्लवों का जो संघर्ष है किनके साथ चलता है, पांड्यों के साथ चलता है। तथा ये दोनों क्या होते हैं, आपसी संघर्ष में ये दोनों शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं, दुर्बल पड़ जाती हैं, दोनों शक्तियाँ दुर्बल पड़ जाती हैं, जिसका लाभ कौन उठाते हैं, चोल शासक हैं जो इनका लाभ उठाते हैं। तो विद्यालय इन परिस्थितियों को देखकर क्या करता है, तंजौर से, जो तंजौर का क्षेत्र है, यहाँ से स्वतंत्र शासन करना शुरू कर देता है तथा तंजौर को अपनी राजधानी भी बनाता है, तंजौर को अपनी राजधानी भी बनाता है। तो चोलों की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो चोलों की राजधानी होगी तंजौर। तो तंजौर के यहाँ से जब इनका शासन चला तो हमने देखा है कोई भी सम्राट है जो राजा बनता है तो स्वतंत्र होता है, तो अपनी महानता के लिए वो क्या करता है, अपनी महानता के लिए वो बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करता है। तो विद्यालय ने यहाँ पर क्या किया, नरकेसरी की, हम देखेंगे नरकेसरी की उपाधि धारण करते हैं। उपाधि धारण की गई किसके द्वारा, नरकेसरी की उपाधि धारण की विद्यालय के द्वारा। यहाँ पर हमने देखा कि जो विद्यालय का इतिहास है हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो अगला शासक है वो था आदित्य प्रथम। इनका शासनकाल देखें तो जो विद्यालय का शासनकाल है वो रहता है 850 ईस्वी से लेकर के 871 ईस्वी तक जो विद्यालय है वो शासन करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो अगला शासक है वो कौन बनता है, कौन नियुक्त होता है, तो आदित्य प्रथम अगला शासक था आदित्य प्रथम। जो आदित्य प्रथम है, आदित्य प्रथम, इसका जो शासन काल है वो रहता है 871 से लेकर के 907 तक। आदित्य प्रथम है इसका शासन काल रहता है। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे इसके शासन काल में आदित्य प्रथम की, जो आदित्य प्रथम है यह पल्लव शासक, आदित्य प्रथम जो है यह पल्लव शासक अपराजित का, किसका, अपराजित का सामंत था। किसका सामंत था, अपराजित का सामंत के रूप में आदित्य प्रथम यहाँ पर शासन करता था। होता क्या है, सत्ता के लालच में जब हमने देखा इनका संघर्ष है पांड्या और पल्लवों का आपस में चल रहा था, तो आदित्य प्रथम इसका लाभ उठाता है और क्या करता है, अपराजित की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है, अपराजित की हत्या कौन कर देता है, आदित्य प्रथम के द्वारा अपराजित की हत्या कर दी जाती है। तथा यहाँ पर हम देखेंगे जो चोल शासक आदित्य प्रथम है वो सत्ता हथिया लेता है पल्लवों की अपराजित से। और सत्ता हथियाने के उपलक्ष्य में, सत्ता प्राप्ति के उपलक्ष्य में हम देखेंगे, प्राप्ति के उपलक्ष्य में इसके द्वारा कोदंडराम की उपाधि धारण की जाती है। कोदंडराम की उपाधि धारण की जाती है। और इसके द्वारा एक मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर हम देखेंगे करवाया जाता है, बाल सुब्रह्मण्य मंदिर। किसके द्वारा, आदित्य प्रथम के द्वारा बाल सुब्रह्मण्यम मंदिर का निर्माण करवाया जाता है और कोदंडराम की उपाधि धारण करता है। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला शासक आता है प्रांतक प्रथम। कौन सा शासक आता है, प्रांतक प्रथम। इसका जो कालखंड है वो कितना रहता है, 907 से लेकर के 955 ईस्वी तक इसका कालखंड रहता है।
प्रांतक प्रथम के द्वारा दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जाते हैं, एक तो तक्कोलाम का युद्ध और एक वेलूर का युद्ध। सर्वप्रथम इसके द्वारा पांड्य व सिंहल यानी श्रीलंका का प्राचीन नाम है। पांड्य व सिंहल के शासकों को क्या किया जाता है? परास्त किया जाता है। किस युद्ध में? युद्ध कौन सा था ये? युद्ध था ये वेलोर का युद्ध। वेलोर युद्ध में सिंहल व पांड्य शासकों को किसके द्वारा? प्रांतक के द्वारा परास्त कर दिया जाता है। लेकिन हम देखेंगे आगे चलकर एक युद्ध और होता है, तक्कोलाम का युद्ध। कौन सा युद्ध? तक्कोलाम का युद्ध। तक्कोलाम युद्ध में हम देखेंगे कि राष्ट्रकूट शासक दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासक भी हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले हमने देखा कि उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के द्वारा जो प्रांतक प्रथम है इसे क्या किया जाता है? परास्त किया जाता है। तो विजय कौन होता है? कृष्ण तृतीय, यहाँ पर विजय होता है। तो फिर से हम देख लेंगे इन तीनों शासकों को, रिपीट कर लें इनको। विजयालय जो इनका प्रथम शासक बनता है, इस एक चोल व्यक्ति पल्लवों के अधीन सामंत था, जो पल्लवों के अधीन शासन करता था। कौन था वो? विजयालय कौन था? जो पल्लवों के अधीन शासन करता था, एक सामंत के रूप में। कहाँ से शासन करता था? तंजौर से। तथा होता क्या है, पल्लवों और पांडवों के मध्य जब संघर्ष हो जाता है तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाती हैं। दोनों ही शासन करने वाले जो शासक हैं, दोनों ही शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, जिसका लाभ किनके द्वारा उठाया जाता है? चोलों के द्वारा उठाया जाता है। तो यहाँ पर अधीन शासन करने वाला शासक विजयालय तंजौर में स्वतंत्र रूप से क्या करने लगता है? शासन करने लगता है, और अपनी राजधानी किसे बनाता है? तंजौर को अपनी राजधानी बनाता है, तथा अपनी महानता के रूप में नरकेसरी की उपाधि भी धारण करता है। तो उसके बाद हम देखेंगे आदित्य प्रथम, जो 871 से लेकर के 907 तक अपना शासन करता है। यह भी पल्लव शासक अपराजित के अधीन था, अपराजित के सामंत के रूप में शासन करता था। लेकिन होता क्या है, जो आदित्य प्रथम है, आदित्य प्रथम के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है? इस शासक अपराजित की हत्या कर दी जाती है, तथा सत्ता हथिया ली जाती है। और सत्ता प्राप्ति के उपलक्ष्य में हम देखेंगे कोदंडराम की उपाधि धारण की जाती है इसके द्वारा। किसकी? कोदंडराम की उपाधि किसके द्वारा प्राप्त की गई है? धारण की गई है आदित्य प्रथम के द्वारा। अगर पूछा जाए जो नरकेसरी की उपाधि कौन धारण करता था, तो विजयालय जो था। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके द्वारा एक बाल सुब्रह्मण्यम मंदिर का निर्माण भी कराया जाता है। तो अगला जो शासक है हम देखेंगे, अगला शासक यहाँ पर शासन करता है 907 ईस्वी से लेकर के 955 ईस्वी तक, जो प्रांतक प्रथम है, इसके द्वारा शासन किया जाता है। पांड्य व सिंहल शासकों को परास्त करता है। किस युद्ध में? वेलोर के युद्ध में। वेलोर के युद्ध में पांड्य व सिंहल शासकों को यहाँ पर हम देखेंगे यह परास्त करता है। कौन से युद्ध में? वेलोर के युद्ध में। फिर देखेंगे इसका एक युद्ध और होता है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के साथ, और प्रांतक प्रथम की इसमें क्या होती है? पराजय होती है। तो ये युद्ध कौन सा था? तक्कोलाम का युद्ध था, जिसमें प्रांतक प्रथम कृष्ण तृतीय से परास्त हो जाता है। तो इसके बाद जो शासन चलता है, चोल शासक है, शक्तिशाली शासक है, जो महान शासक हैं, इनके बाद उनका शासन चलेगा और उनकी जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। तो अगला जो शासक है इनका राजराज प्रथम। कौन सा शासक रहेगा? राजराज प्रथम। हम अब यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं चोल वंश के शक्तिशाली शासक हैं। चोल वंश के जो शक्तिशाली शासक होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। चोल वंश के शक्तिशाली शासक जो राजराज प्रथम है, इसका शासन काल देखें तो 985 ईस्वी से लेकर के 1014 ईस्वी तक रहता है। कितना रहता है? 985 ईस्वी से लेकर के 1014 ईस्वी तक
इसका जो शासन का कालखंड है वो रहता है। और राजराज प्रथम चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चोल वंश का कौन था? राजराज प्रथम था। और संस्थापक की बात करें तो इनका जो संस्थापक था वो विजयालय था, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन सा था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के द्वारा हम देखते हैं केरल पांड्य व श्रीलंका के शासकों को परास्त किया जाता है तथा श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को भी यह परास्त करता है। श्रीलंका का शासक था एक महेंद्र पंचम, जिसे राजराज प्रथम के द्वारा जीता जाता है तथा श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है उस पर राजराज प्रथम के द्वारा शासन भी किया जाता है तथा श्रीलंका में हम देखेंगे राजराज के द्वारा एक शिव मंदिर का निर्माण किया जाता है। किस मंदिर का? शिव मंदिर का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है तथा श्रीलंका विजय के रूप में राजराज के द्वारा एक उपाधि श्रीलंका है, श्रीलंका की विजय के उपलक्ष्य में सिंगलात्मक जो उपाधि है धारण की जाती है। उपाधि इसके द्वारा धारण की जाती है। जो राजराज प्रथम है इसके द्वारा हम देखेंगे मालद्वीप व लक्षद्वीप को विजय किया जाता है। और यह चोलों की जो विजय है इनकी एक अच्छी या मजबूत नौसेना की सूचक है, जो नौसेना की ओर संकेत करती है, जिसके द्वारा इन्होंने लक्षद्वीप और मालदीव को जीता था, जिससे पता चलता है कि इनके पास एक मजबूत जहाजी बेड़ा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं राजराज प्रथम के द्वारा समस्त भूमि की नाप करवाई जाती है। जो राज्य की संपूर्ण भूमि है उसकी माप करवाई जाती है राजराज प्रथम के द्वारा। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो राजराज प्रथम को एक महान शासक के रूप में यहाँ पर संकेत करते हैं, जो उसकी हमें सूचना देती है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो अगला शासक है वो है राजेंद्र प्रथम। तो एक राजराज प्रथम हम देखेंगे, इसके द्वारा राजराज प्रथम के द्वारा वृहदेश्वर मंदिर, वृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और यह मंदिर जो है कई परीक्षाओं में इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके द्वारा राजमार्तंड व चोल मार्तंड की उपाधियां जो है धारण की जाती हैं, जो इसकी महानता की ओर संकेत करती हैं। कौन सी? राजमार्तंड व चोल मार्तंड। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला शासक है वो है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, इसका जो कालखंड है वो रहता है 1014 से लेकर के 1044 ईस्वी तक राजेंद्र प्रथम का कालखंड रहता है। राजेंद्र प्रथम के द्वारा श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया जाता है तथा कारागृह में यानी कि बंदी गृह में इसकी मृत्यु हो जाती है। महेंद्र पंचम की
मृत्यु हो जाती है तथा संपूर्ण श्रीलंका को, जो संपूर्ण श्रीलंका है, इसे पूरी तरह से राजेंद्र प्रथम के द्वारा विजित किया जाता है। इसीलिए हम देखेंगे यहाँ पर एक इतिहासकार है समिथ महोदय, जो समिथ महोदय हैं, राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत का नेपोलियन कौन सा शासक था, तो राजेंद्र प्रथम था। इसके बाद हम देखेंगे राजेंद्र प्रथम का एक हमें अभिलेख मिलता है। अभिलेख कौन सा अभिलेख है? त्रिवाल गांडू अभिलेख। त्रिवाल गांडू लेख है, जिससे दक्षिणी व पूर्वी एशिया है राजेंद्र प्रथम द्वारा विजित किए जाने का उल्लेख इस अभिलेख से हमें मिलता है। तो एक इसकी विशेषता राजेंद्र प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाला, यानी कि तमिल प्रदेश से उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक जो कौन था? राजेंद्र प्रथम रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे राजेंद्र प्रथम के द्वारा तमिल प्रदेश से गंगा घाटी का अभियान किया जाता है। गंगा घाटी का अभियान किया जाता है। गंगा घाटी का अभियान किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी के पास। इतिहास से या जो उनके पुरातत्व स्रोत हैं, जो साहित्य हमसे पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी के पास बंगाल शासक जो पाल वंश का शासक था, पाल वंश का शासक महिपाल पर आक्रमण किया जाता है राजेंद्र प्रथम के द्वारा, तथा इसे क्या किया जाता है? परास्त कर दिया जाता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में जो राजेंद्र प्रथम है, इसके द्वारा गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की जाती है। किस विजय के उपलक्ष्य में? जो गंगा घाटी पर अभियान करता है। और तमिल प्रदेश से उत्तर भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम शासक राजेंद्र प्रथम था। तो यहाँ पर हम देखेंगे राजेंद्र प्रथम का जो इतिहास है मुख्य हमने पढ़ लिया है। तो इसके बाद का जो शासक है वो रहता है राजा धीराज। तो अगला शासक रहता है राजा धीराज प्रथम। राजा धीराज प्रथम 1044 ईस्वी में यह जो चोल वंश की गद्दी है इस पर बैठता है तथा शासन करना प्रारंभ कर देता है। जो चोलों का संघर्ष है इस समय चालुक्यों से होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे चोल व चालुक्य संघर्ष यहाँ से शुरू होता है। तो चालुक्य नरेश, हम देखेंगे चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ युद्ध भूमि में लड़ते हुए जो राजा धीराज मारे जाते हैं। क्या होता है? मारा जाता है। तो इसके बाद इसका भाई शासक बनता है अगला शासक, जो युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक करवाता है युद्ध भूमि में ही राजेंद्र द्वितीय। तथा राजेंद्र द्वितीय के द्वारा यहाँ पर चालुक्य सेना को बुरी तरह पराजित किया जाता है। जो चालुक्य सेना है उसे बुरी तरह परास्त किया जाता है। तो हम अगला जो शासक है वो देखेंगे कुलोत्तुंग प्रथम। जो कुलोत्तुंग प्रथम है इसके समय हम देखेंगे श्रीलंका का शासक लंका शासक विजयबाहु
लंका शासक विजयबाहु स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। हमने पहले देखा राजेंद्र प्रथम के द्वारा श्रीलंका को पूर्ण रूप से विजित कर लिया जाता है, लेकिन कुलोत्तुंग प्रथम के समय हम देखेंगे जो विजयबाहु शासक है वो स्वतंत्र हो जाता है, जो इस बात का सूचक है कि चोल वंश का जो आने वाले शासक हैं अब कमजोर स्थिति में हो गए थे और वो अपने पतन की ओर अग्रसर थे। तो इसकी एक और विशेषता है, कुलोत्तुंग प्रथम के समय हम देखेंगे इसके द्वारा चीन में अपना दूत मंडल भेजा जाता है, अपना एक दूत मंडल भी भेजा जाता है चीन में। और इसके दरबार में हम देखेंगे एक विद्वान रहता था, एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था जिसका नाम था कंबन, और कंबन की एक उपलब्धि थी, इसके द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई थी, तमिल भाषा में रामायण की रचना की जाती है, रामायण की रचना की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला शासक है 1256 से लेकर के 1279 तक, यहाँ पर हम देखेंगे राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक, अंतिम जो शासक है वो राजेंद्र तृतीय था, जो 1279 तक यहाँ पर हम देखेंगे शासन करता है। तो इस समय हम देखेंगे जो पूर्व मध्यकाल है, यहाँ पर गजनियों के आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण भी इस समय होने लगे थे। 1206 ईस्वी में हम देखेंगे सल्तनत काल शुरू हो जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं गुलाम वंश का दिल्ली में शासन हो जाता। तो दक्षिण भारत है तब यहाँ पर शासन किसका चल रहा था, कावेरी और कृष्णा नदी के मध्य चोलों का शासन चल रहा था। तो राजेंद्र तृतीय इनका अंतिम शासक था। फिर से हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे चोलों के शक्तिशाली शासक। इन शक्तिशाली शासकों में हम देखेंगे राजराज प्रथम। सबसे पहले राजराज प्रथम का जो शासनकाल है 985 से 1014 ईस्वी तक रहता है, और यह चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है तथा केरल पांड्या व श्रीलंका के शासकों को परास्त करता है और महेंद्र पंचम की विजित कर श्रीलंका के जो उत्तरी क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार कर लेता है तथा यहाँ पर हम देखेंगे शिव मंदिर का निर्माण करता है और श्रीलंका की विजय में सिंगलात्मक की उपाधि भी धारण करता है, सिंगलात्मक की उपाधि धारण करता है। इसके द्वारा मालदीव व लक्षद्वीप को विजित किया जाता है, जो इसकी एक मजबूत नौसेना को दर्शाता है। और राजराज प्रथम की एक उपलब्धि, इसके द्वारा समस्त भूमि का, चोल काल में हम देखेंगे दक्षिण भारत में समस्त भूमि का माप करवाया जाता है। और मंदिर निर्माण में हम देखेंगे वृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है जो इसकी स्थापना करवाई जाती है। और राजराज प्रथम के द्वारा राज मार्तंड व चोल मार्तंड की बड़ी बड़ी उपाधियां हैं जो धारण की जाती हैं और जो इसकी महानता को दर्शाती हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम अगला जो शासक है वो रहेगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के द्वारा शासन 1014 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी तक किया जाता है, और इसके द्वारा श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को परास्त कर कारागृह में डाल दिया जाता है, और यहीं पर कारागृह में महेंद्र पंचम की मृत्यु हो जाती है। और स्मिथ महोदय के द्वारा दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे? राजेंद्र प्रथम को। किसके द्वारा कहा गया? स्मिथ महोदय के द्वारा। कहाँ का? दक्षिण भारत का नेपोलियन। और महेंद्र पंचम को भी परास्त कर बंदी गृह में डालने वाला राजेंद्र प्रथम ही था। और इसका एक अभिलेख मिलता है, त्रिवाल गांडू अभिलेख। त्रिवाल गांडू अभिलेख है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया को विजित करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है राजेंद्र प्रथम के समय। उसके बाद हम देखेंगे राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगा घाटी का अभियान किया जाता है, जिसमें बंगाल का शासक जो पाल वंश का शासक है महिपाल, पाल वंश का शासक महिपाल, पाल वंश का शासक महिपाल था। इसे परास्त किया जाता है, और इसे परास्त करने के उपलक्ष्य में या विजित करने के उपलक्ष्य में गंगा कोंड चोल की उपाधि धारण की जाती है राजेंद्र प्रथम के द्वारा। तथा तमिल प्रदेश से उत्तर भारत तक आक्रमण करने वाला प्रथम शासक रहता है राजेंद्र प्रथम।
और अगला शासक बनता है राजाधिराज, जो 1044 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसके समय हम देखते हैं चोल व चालुक्य नरेश सोमेश्वर के मध्य युद्ध होता है तथा सोमेश्वर के साथ लड़ता हुआ चोल शासक राजाधिराज जो प्रथम है वो मारा जाता है युद्ध भूमि में। तो इसके भाई के द्वारा, जो इसका भाई है राजेंद्र प्रथम, राज्य अभिषेक करवा लिया जाता है युद्ध भूमि में ही, तथा चालुक्य सेना को राजेंद्र द्वितीय है जो बुरी तरह परास्त करता है। तो अगला शासक रहता है यहाँ पर कुलोत्तुंग प्रथम, जिसके समय हम देखेंगे जो विजयाबाहु श्रीलंका का शासक है स्वतंत्र हो जाता है तथा इसकी एक विशेषता है, इसके द्वारा चीन में अपना दूत मंडल भेजा जाता है। महत्वपूर्ण यहाँ पर हम देखेंगे जो कुलोत्तुंग प्रथम है, इसके दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम था कंबन, और कंबन के द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना की जाती है। अगला शासक हम देखेंगे बनता है जो अंतिम शासक है चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र प्रथम, जो 1279 तक शासन करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे इनका चोलों का प्रशासन कैसा था, इनकी जो सामाजिक जीवन है वो कैसा था। तो एक पार्ट हमारा जो चोलों का हो गया है। तो चोल वंश का जो अगला इतिहास है हम देखेंगे दूसरी क्लास में। तो सभी विद्यार्थियों का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।